जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग चैप्टर संख्या 29 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर संख्या 29 है यूरोपीय कलाकारों से संबंधित प्रश्न है। और इस चैप्टर में आज के वीडियो में हम लोग रोमांसवाद से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम लिखा है यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। लेकिन आज के टॉपिक पे चलने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जब तक हम आज के पहले प्रश्न पे चल रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो अब देखिए, आज का टॉपिक है रोमांसवाद। रोमांसवाद रोमांसवाद यूरोप से संबंधित कला है। और रोमांसवाद जो है ये यूरोप से संबंधित कला है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रोमांसवाद रोमांसवाद को स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। रोमांसवाद को स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। और ये यूरोप में यूरोप में लगभग 18वीं सदी के अंत में इसकी शुरुआत हुई थी। और रोमांसवाद को रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि इसमें जो कलाकार होते हैं वो कलाकार अपने निजी विचारों को भी चित्र में डाल सकते थे। अपने निजी विचार भी ये चित्र में डालने लगे थे, इसलिए इस शैली के कलाकारों को रोमांसवाद कहा गया या स्वच्छंदतावाद कलाकार कहा गया। इसमें जो प्रमुख कलाकार थे उसमें जेरिको का नाम प्रमुख कलाकारों में आता है। और जेरिको को रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद का प्रणेता भी माना जाता है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ। तो अब थोड़ा सा फ्रांसिस्को गोया के बारे में भी देख लेते हैं। फ्रांसिस्को गोया जो है ये आपके रोमांसवाद के कलाकार थे, फ्रांसिस्को गोया। और इनका जन्म हुआ था 1746 ईस्वी में, स्पेन में हुआ था। 1746 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। नाम में फ्रांसिस्को है तो इसलिए ये मत मान लीजिएगा कि फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। फ्रांसिस्को गोया जो है ये अपने समय में इन्होंने कई एक्वाटिंट चित्र भी बनाए थे। एक्वाटिंट चित्र भी इन्होंने बनाया हुआ था। और इनका जो सबसे प्रमुख एक्वाटिंट चित्र है उसका नाम है युद्ध की भयानकता। युद्ध की भयानकता, ये इनका सबसे प्रमुख चित्र एक्वाटिंट माध्यम में बनाया गया। इसके अलावा भी फ्रांसिस गोया के कुछ प्रमुख चित्र हैं। फ्रांसिस गोया के कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि 2 मई, 2 मई, 2 मई, एक 3 मई भी है। 2 मई, 3 मई, पिशाचिनियों की सभा, पिशाचिनियों की सभा। इसके अलावा ब्लैक पेंटिंग्स नामक एक श्रृंखला भी इन्होंने बनाया था। ब्लैक पेंटिंग्स नामक एक श्रृंखला भी चित्र श्रृंखला बनाया था। युद्ध की विभीषिका, युद्ध की विभीषिका। इसके अलावा पुत्र भक्षक शनि, पुत्र भक्षक शनि। और इसके अलावा इन्होंने बनाया द स्लीव द स्लीप ऑफ रीजन,
प्रोड्यूसेस मोनेस्टेयर, ये इनकी कृति है। इसके अलावा जादूगरनियों जादूगरनियों का व्रत कथा, निर्वस्त्र माजा और लव एंड डेथ, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां रही हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध एचिंग भी बनाया था। इनका एक प्रसिद्ध एचिंग है जिसका नाम है द जॉइंट। द जॉइंट इनका एक प्रसिद्ध एचिंग है। इसके अलावा एक और एचिंग है जिसका नाम है स्लीप ऑफ रीजन स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर, ये इनका एचिंग है। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, इनका जो एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, एक मिनट, इनका जो प्रसिद्ध कथन है, इन्होंने कथन कहा कि मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है। मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है। ये इनका स्टेटमेंट था। तो हम लोगों ने फ्रांसिस्को गोया के बारे में देखा, और फ्रांसिस्को गोया के बारे में हमने देखा कि इनका जन्म 1746 ईस्वी में स्पेन में हुआ था, और ये एक्वाटिंट माध्यम में भी ये चित्रण किया करते थे। और एक्वाटिंट में इनका जो प्रसिद्ध कृति है युद्ध की विभीषिका। इसके अलावा हम लोगों ने देखा 2 मई 3 मई इनकी प्रसिद्ध कृति है पिशाचिनियों की सभा। ब्लैक पेंटिंग्स नामक इन्होंने एक चित्र श्रृंखला बनाई, युद्ध की विभीषिका, पुत्र भक्षक शनि। इसके अलावा द स्लीप ऑफ द रीजन प्रोड्यूस्ड क्या नाम है कि मोनेस्टियर, जादूगरनियों की व्रत कथा, निर्वस्त्र माजा, लव एंड डेथ। इन्होंने एचिंग बनाया, एचिंग का नाम द जॉइंट, और स्लीप ऑफ द रीजन ब्रिंग्स स्लीप ऑफ द रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर फोर्थ मॉन्स्टर है इसका नाम। इसके अलावा इनका ये जो स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है। तो ये सभी बातें थी फ्रांसिस्को गोया के बारे में। तो प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ। तो हमने देखा 1746 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था स्पेन में, और इनकी मृत्यु हालांकि फ्रांस में हुई थी। ठीक है, 1828 ईस्वी में फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 1808 गलत लिखा हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र को चित्रित किया। फ्रांसिस्को गोया ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 296 कह रहा है जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित हैं। तो जॉन कॉन्स्टेबल जो है ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग किया करते थे। इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। शुरू में सभी कलाकारों के बारे में देख लेंगे, बाद में जब इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे तो फिर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं जॉन कॉन्स्टेबल का। जॉन कॉन्स्टेबल का जन्म 1776 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, और ये इंग्लिश रोमांटिक कलाकार हैं। इनकी मृत्यु 1837 ईस्वी में
हो गई थी। ये भूदृश्य चित्रकार या दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, जॉन कॉन्स्टेबल। इनके जो प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख चित्रों में आप कह सकते हैं एवन नदी से सिलिबरी कैथेड्रल, एवन नदी से एवन नदी से सेलिबरी कैथेड्रल, कैथेड्रल और लीडन हॉल, लीडन हॉल। इनका जो अन्य प्रमुख चित्र है उसमें स्ट्रेटफोर्ड मिल, स्ट्रेटफोर्ड मिल, इसके अलावा द कॉर्नफील्ड, द कॉर्नफील्ड, इसके अलावा हेवन, और अगला चित्र है वेमाउथ बे, बॉलीज कोव और जॉर्डन हिल। ये इनके प्रमुख चित्र हैं। इन्होंने कुछ भूदृश्य भी बनाए थे। भूदृश्यों का नाम याद रखना जरूरी है। इनके जो भूदृश्य हैं, भूदृश्य कला में आ जाता है हैम्पस्टेड, हैम्पस्टेड का मंजर, हैम्पस्टेड का बंजर, ये है हैम्पस्टेड का बंजर। और दूसरा है चारे की गाड़ी। ये नेशनल गैलरी लंदन में स्थित है। ये चित्र, भूदृश्य चित्र जो चारे की गाड़ी है, ये नेशनल गैलरी लंदन में वर्तमान में आपको मिल जाएगी। तो ये सारी बातें थी जॉन कॉन्स्टेबल के बारे में, जो कि इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के रूप में, पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? कलाकार की निजी भावना से संबंधित है स्वच्छंदतावाद। इसमें कलाकार अपने निजी भावना को भी चित्र में प्रदर्शित करता था। और इसके जो प्रणेता थे उनका नाम था थियोडोर जेरिकल्ट। थियोडोर जेरिकल्ट से ही स्वच्छंदतावाद की शुरुआत मानी जाती है। 298 नंबर कह रहा है कि कियोस में नरसंहार किस कलाकार का कृति है? तो कियोस में नरसंहार को बनाया है देलाक्रा ने। देलाक्रा की कृति है कियोस में नरसंहार। कियोस में नरसंहार देलाक्रा की कृति है। देलाक्रा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में भी। देलाक्रा या ओजन देलाक्रा, ओजन देलाक्रा, ओजन देलाक्रा, इनका जन्म हुआ था, इनका भी जन्म फ्रांस में ही हुआ था 1798 ईस्वी में, फ्रांस में। और मृत्यु हो गई थी 1863 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन ये जो चित्र बनाया करते थे, इनके चित्रों के विषय में शेक्सपियर, बायरन, गोएटे व वॉल्टेयर स्कॉट की साहित्यिक रचनाओं से संबंधित ये चित्र भी बनाया करते थे। इसके अलावा इनके जो प्रमुख चित्र हैं, इनके जो प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्रों में आ जाता है मार्चे पर स्वतंत्रता, मोर्चे पर स्वतंत्रता। और इन्होंने स्वतंत्रता की देवी को भी चित्रित किया, स्वतंत्रता की देवी को भी इन्होंने चित्रित किया।
इसके अलावा इन्होंने चित्रित किया सारडानापालुस, सारडानापालुस को भी इन्होंने चित्रित किया, सारडानापालुस। इसके अलावा इन्होंने चित्रित किया समुद्री झींगा, समुद्री झींगा के साथ वस्तु चित्र। इसके अलावा इन्होंने चित्र किया शेर का शिकार। तो ये सभी बातें थी दिलाक्रा के बारे में, ओजन दिलाक्रा के बारे में। तो कियोस का नरसंहार किसने चित्रित किया? तो कियोस का नरसंहार चित्रित किया दिलाक्रा ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 299 नंबर का, और 299 नंबर का प्रश्न कह रहा है साहित्य व कला में रोमांसवाद का केंद्र, साहित्य व कला में रोमांसवाद केंद्रित है। तो किसमें केंद्रित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें है ही, क्योंकि कलाकार को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने निजी विचार को इसमें रख सकता है। साथ ही साथ वो कलाकार प्रकृति प्रेमी थे। आप देख रहे हैं कि चाहे अभी दिलाक्रा के बारे में बात किए तो उन्होंने भी चित्र बनाया है, समुद्री झींगा या शेर का शिकार, अन्य कई चित्र बनाए हैं। तो प्रकृति प्रेमी थे, और साथ ही ये शास्त्रीयतावाद और नैतिकता को सामने नहीं रखा करते थे। ये तर्क, जो व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ काम करेगा, इसका मतलब है कि वो तार्किक होगा और तर्क शक्ति से बड़ी कल्पनाशीलता के साथ ये काम किया करते थे, मतलब तार्किक थे। तो ए बी ई सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 300 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रांस में स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो ओजेन देलाक्रा को फ्रांस में स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रमुख कलाकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 301 की ओर, और 301 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 301 नंबर कह रहा है देलाक्रा किस वाद से संबंधित कलाकार है? देलाक्रा स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद से संबंधित कलाकार हैं। दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, इसलिए ए और डी कुछ भी लगा सकते हैं। ये इनका जन्म फ्रांस में हुआ, ए डी दोनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 302 नंबर कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई हुई पेंटिंग के समूह को ब्लैक पेंटिंग से नाम दिया गया। ये किसकी बनाई हुई कृतियां है? जैसा कि हमने बताया फ्रांसिस्को दी गोया के चित्रों, फ्रांसिस्को दी गोया ने ब्लैक पेंटिंग्स नाम से एक चित्र श्रृंखला बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 303 कह रहा है विलियम ब्लैक ये कलाकार हैं, कला आंदोलन के किस दौर पर प्रतिनिधित्व किया करते थे? तो विलियम ब्लैक ने स्वच्छंदतावाद में चित्र चित्रित किए हैं, और विलियम ब्लैक ये ब्रिटेन के जन्मे कलाकार हैं, ब्रिटेन में जन्मे कलाकार हैं, और ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था 1757 ईस्वी में। और इनको लोग थोड़ा सा पागल भी कहा करते थे, विलियम ब्लैक को पागल कहा करते थे। कारण ये था कि ये कहा करते थे कि इनका जो स्टेटमेंट है, इनके अनुसार कि इनको आयु के चौथे वर्ष में ही ईश्वर व भविष्यवक्ताओं के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे थे, और वे आध्यात्मिक कवि के रूप में भी जाने जाते थे। हालांकि इनको जन्म भर जब तक ये जीते रहे, लोग इनको पागल मानते रहे। तो यही सब बातें हैं। ये इंग्लैंड में जन्मे कलाकार हैं, और ये कवि भी हैं, चित्रकार और प्रिंट मेकर, तीनों रूप में जाने जाते हैं। 1757 की जब भारत में 1757 में जब इनका मतलब कि इनका जन्म हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 304 कह रहा है विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते थे? तो वही जवाब है रोमांसवाद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 305 नंबर कह रहा है जेरिकल्ट या थियोडोर जेरिकल्ट विख्यात यूरोपीय चित्रकार थे, वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे?
तो जेरिकल्ट के बारे में हमने शायद बताया है आपको। थियोडोर जेरिकल्ट के बारे में अच्छा नहीं बताया। तो थियोडोर जेरिकल्ट कहते हैं इनको, तेओदोर जेरिको कुछ भी कहते हैं। ये स्वच्छंदतावाद के प्रणेता जाने जाते हैं। यूरोप में इन्होंने ही शुरुआत किया था स्वच्छंदतावाद का। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थियोडोर जेरिकल्ट, थियोडोर जेरिकल्ट, इनका जन्म हुआ था 1791 ईस्वी में। और ये घुड़सवार विहीन घुड़दौड़ इनकी जो एक प्रमुख अपूर्ण कृति है, अपूर्ण कृति है। घुड़सवार विहीन घुड़दौड़, घुड़सवार विहीन घुड़दौड़ इनकी प्रमुख अपूर्ण कृति है। ये एक घटना से बहुत प्रेरित हुए थे, जिसके बाद इन्होंने चित्रित किया मेदुसा का बेड़ा। ये इनका समझ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण चित्र यही है। और देखिए, मेदुसा के बेड़े के बाद, मेदुसा के बेड़े को जब ये चित्रित कर रहे थे, तब ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट खुद लिखा है कि मैं चित्रों को फील करने के लिए, मतलब चित्र को बनाने के लिए, मेदुसा के बेड़े को चित्रित करने के लिए ये लाशों को घर में ला के रखा करते थे। लाशों को घर में ला के रखा करते थे, रखा करते थे। ये ऐसे कलाकार थे। और इन्होंने एक चित्र बनाया है, पागल अपहरता, पागल अपहरता इनका प्रमुख चित्र है। और यही सब बातें हैं थियोडोर जेरकल्ड, और इन्होंने ही शुरुआत किया क्या नाम है, स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद का। और एक एक प्रश्न और पूछ लेता है कि स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद किसके विरोध में आया? तो नवशास्त्रीयतावाद के विरोध में ही आया था स्वच्छंदतावाद। और नवशास्त्रीयतावाद मतलब कि जो चीज पुस्तकों में लिखी रहती थी उन्हीं को चित्रित किया करते थे। इसी के विरोध में आया था नवशास्त्रीयतावाद। तो हम बात कर रहे थे 305 नंबर प्रश्न पे, और 305 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 306 कह रहे हैं जिया जॉक रूसो, जिया जॉक रूसो ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? तो जिया जॉक रूसो या रूसो ने रोमांटिज्म मतलब रोमांसवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में। ये 1712 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये दार्शनिक, लेखक, संगीतकार सब कुछ थे। इन्होंने एमिल नाम से एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। एमिल, एमिल इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो यहाँ पे रूसो की विचारधारा रोमांटिज्म से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हाँ, 307 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? तो जेरिकल्ट या थियोडोर जेरिकल ये प्रिंट मेकर नहीं है, बाकी सभी प्रिंट मेकर भी हैं। पिकासो है, रेम्ब्रांट भी है, और विलियम ब्लैक भी है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। द राफ्ट ऑफ मेदुसा मतलब मेदुसा का बेड़ा किसने चित्रित किया? मैंने बताया कि थियोडोर जेरिकल्ट ने इसको चित्रित किया। जेरिकल्ट, गेरिकाल कुछ भी कह लीजिए, सब वही चीज़ है, थियोडोर जेरिकल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी चित्र को बनाने के लिए ये लाशों को अपने घर में रखा करते थे। 309 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी चित्रकार है? तो यहाँ पे देख रहे हैं हेनरी रूसो जो है यहाँ पे स्वच्छंदतावादी चित्रकार दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं 310 नंबर के प्रश्न की ओर। 310 नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट का निर्माण किसने किया? जब मैं फ्रांसिस्को गोया के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया कि फ्रांसिस्को गोया ने एक बहुत प्रसिद्ध एचिंग बनाई है जिसका नाम है द जॉइंट। तो वो प्रश्न यहाँ पे टकरा गया। ऑप्शन नंबर, हाँ, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्रांसिस्को गोया।
और इन्होंने एक एचिंग और बनाई थी जिसका नाम स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फॉर्म मॉन्स्टर थी, जो कि इन्होंने ही बनाया था, लेकिन द जॉइंट ज़्यादा प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है, जबकि स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फॉर मॉन्स्टर ये बहुत कम पूछा जाता है। एक प्रश्न और मैंने बताया था कि लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण किसने किया था, जिसका निर्माण किया था फ्रांसिस्को दी गोया ने, लव एंड डेथ जो कि एचिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 312 कह रहा है विलियम ब्लैक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने बताया विलियम ब्लैक के बारे में कि ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनको लोग पागल कहा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 313 प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया था, कलाकार का नाम बताइए। मैंने बताया थियोडोर जेरिकल्ट जो है, इन्होंने ही स्वच्छंदतावाद को शुरुआत किया था। स्वच्छंदतावाद नवशास्त्रीयतावाद के विरोध में आया था, नवशास्त्रीयतावाद के विरोध में आया था स्वच्छंदतावाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 314 कह रहा है निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है, स्वच्छंदतावाद से संबंध है देलाक्रा का, ओजोन देलाक्रा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न 315 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन से के चित्रकार हैं, तो ये चित्रकार हैं मतलब कि रोमांटिक आंदोलन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, 316 कह रहा है कि टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है, टर्किश बाथ को चित्रित किया है इग्रेस ने, ये भी रोमांसवादी कलाकार हैं। इनको अंग्र भी कहा जाता है, इंग्रेस या अंग्र कुछ भी कहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने तुर्की हमाम खाना नामक एक चित्र भी चित्रित किया है, जो कि पेरिस के लुब्र संग्रहालय में स्थित है। हमाम खाना, तुर्की हमाम खाना इन्होंने चित्रित किया है अग्र ने। 317 नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं और 317 नंबर कह रहा है कि किस लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, भूदृश्य कलाकार कौन है, तो भूदृश्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, एक तो हो गए जॉन कॉन्स्टेबल, दूसरे हो गए टर्नर। ये दो कलाकार हैं जो कि आपको क्या नाम है भूदृश्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। किस भूदृश्य कलाकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी, तो भूदृश्य कलाकार दो हैं लेकिन टर्नर ने उनको प्रेरणा दी। टर्नर के बारे में जानकारी रख लीजिएगा। टर्नर, विलियम टर्नर, टर्नर और जोसेफ मिलर्ड विलियम टर्नर कुछ भी कहिए, जोसेफ मिलर्ड विलियम टर्नर इनका पूरा नाम था, या विलियम टर्नर भी इनको कहा जाता था, ठीक है। और ये भी ब्रिटेन के कलाकार हैं जैसा कि कांस्टेबल हैं। 1775 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ज़्यादातर समुद्री दृश्य, नदियाँ, पर्वत, मेघों से आच्छादित आकाश का चित्रण किया, मतलब ये नेचुरल प्रकृतिवादी कलाकार थे, प्रकृति का चित्रण किया करते थे। इनकी खूबी ये थी कि ये चित्रकार थे, चित्रकार के साथ साथ ये प्रिंट मेकर भी थे, और प्रिंट मेकर के साथ साथ ये वाटर कलरिस्ट भी थे, मतलब जल चित्रकार भी थे, जल रंग में भी ये काम किया करते थे। ये इनकी खूबी हो गई। इनकी कृतियां जो है, इनकी कृतियों के बारे में जान लीजिए। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं जैसे चांदनी रात का अध्ययन, चांदनी रात का अध्ययन, इसके अलावा एक कृति है कोहरे में उगता सूरज, कोहरे में उगता सूरज। इसके अलावा इनकी एक कृति है द फाइटिंग टेम्परेरी, द फाइटिंग टिपरेरी, टिपरेरी, या इसे कहते हैं युद्धपोत टेमेरर, युद्धपोत, युद्धपोत टेमेरर।
भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पंचक्की का नदी तट, पंचक्की का नदी तट, इसके अलावा इनकी कृति है कैले पान घाट, कैले पान घाट, इसके अलावा वाल्टन पुल के निकट टेम्स नदी, थेम्स नदी, टेम्स नदी कुछ भी कहिए, यही है। इसके अलावा वेनिस स्विट्जरलैंड के पर्वतीय आल्प्स पर्वत व अन्य स्थलों का जलरंग भी किया था। और पार्लियामेंट भवन का अग्निकांड एक प्रमुख चित्र है, पार्लियामेंट भवन का अग्निकांड, ये इनका प्रमुख चित्र है। ध्यान रखिएगा, टर्नर का संबंध रोमांसवादी तथा यथार्थवादी दोनों कलाकार के रूप में किया जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 370 नंबर प्रश्न की ओर, और 317 नंबर प्रश्न की बात कर रहे थे। आगे चलते हैं 318 नंबर पे। कह रहा है स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशों को रखा करता था। तो थियोडोर जेरिकल्ट ने बताया कि जब वो मेदुसा का बेड़ा चित्रित कर रहा था तो उसने लाशों को घर पे रखा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 319 मेदुसा का बेड़ा किसने चित्रित किया, तो जेरिकल्ट ने ही इसको चित्रित किया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। द फाइटिंग टेपरेरी का चित्रण किसने किया, अभी हमने टर्नर के बारे में बात किया और टर्नर के बारे में हमने बात करते हुए बताया कि द फाइटिंग टेपरेरी ये चित्र है टर्नर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, बात करते हैं 321 नंबर प्रश्न की। कह रहा है समुद्री जहाज की दुर्घटना, वही मेदुसा का बेड़ा के बारे में बात कर रहा है कि कलाकार कौन है, जेरिकल्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। स्पेन में गोया ने आविष्कार किया, किसका आविष्कार किया, तो मैंने बताया कि एक्वाटिंट में सबसे ज़्यादा काम किया था, मतलब शुरुआत किया था एक्वाटिंट में फ्रांसिस्को दी गोया ने, जो कि स्पेन में जन्म हुआ था उसका। मृत्यु हालांकि उसकी फ्रांस में हुई थी, लेकिन जन्म उसका स्पेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 323 कह रहा है कि पिशाचिनियों की सभा, जब मैं गोया के बारे में बात कर रहा था तो मैंने बताया कि इन्होंने चित्रित किया है पिशाचिनियों की सभा, जादूगरनियों का व्रत कथा, ये सभी इन्होंने ही बनाया है, काल्पनिक। और देखिए विलियम ब्लैक किस बात से जुड़े हुए कलाकार हैं, पागल कलाकार जिनको कहा जाता था, रोमांसवाद से संबंधित कलाकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 3 मई को किसने बनाया, 2 मई 3 मई दोनों चित्र को बनाया है गोया ने, फ्रांसिस्को दी गोया ने। टर्नर कौन था, टर्नर इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है जेरिकोल्ट, देखो तेरोदोर जेरिकोल्ट, थियोडोर जेरिको, कुछ भी कहिए, सब उसी का नाम है। एग्जाम में परेशान मत होइएगा कि ये किसका नाम है। देखिए टीजीटी 2010 में पूछा गया था। कह रहा है किस आंदोलन से के अंतर्गत आता है ये कलाकार, तो जैसा कि हमने बताया कि इसी ने स्वच्छंदतावाद को शुरुआत किया था, तो जाहिर सी बात है कि रोमांसवाद स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत ही आएगा ये। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 328 कह रहा है स्लीप ऑफ द रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर, मैंने बताया जब फ्रांसिस्को दी गोया का एचिंग, मैंने बताया कि इसके कुछ प्रमुख एचिंग में एक प्रमुख एचिंग ये है कि स्लीपिंग ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर, इसकी प्रसिद्ध एचिंग है जिसको बनाया है फ्रांसिस्को दी गोया ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 329 का जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित है, तो ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित कलाकार है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है, तो रिचर्ड विलियमसन को कहा जाता है ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक। डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। 331 नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं।
और 331 नंबर प्रश्न कह रहा है द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसने किया था? इसको शुरुआत किया था सर जोसुओ रेनॉल्ड्स ने। जोसुओ रेनॉल्ड्स ने शुरू किया था द रॉयल एकेडमी लंदन। कैरिकेचर्स होनोर डेमिनियर कैरिकेचर्स डोमियर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो कैरिकेचर संबंधित है यथार्थवाद से। यथार्थवाद रोमांसवाद के बाद आता है यथार्थवाद, और यथार्थवाद में जैसा है वैसे ही चित्रित किया है। देखिए दो विचारधाराएं चलती, एक यथार्थवाद, दूसरा आदर्शवाद। आदर्शवाद में कोई जब कलाकार चित्रित करता है किसी दृश्य किसी चित्र को, वो ये समझता है कि कोई भी चित्र कैसा होना चाहिए, जबकि यथार्थवाद में जैसा है वैसे ही उसको चित्रित कर दिया जाता है। तो यथार्थवाद से संबंधित कलाकार हैं कैरिकेचर्स। कैचर्स मतलब फोटो खींचना, एक तरीके से समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग कौन किया करता था? टर्नर के बारे में कहा जाता है कि ये जैसा मतलब कि इसके जैसा कोई भी नेचुरल पेंटर्स नहीं था यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 334 कह रहा है भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो कांस्टेबल और टर्नर दोनों है, तो टर्नर नहीं है, कांस्टेबल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टर्नर किस बात से संबंधित कलाकार है? टर्नर यथार्थवाद और रोमांसवाद दोनों से संबंधित कलाकार है। रोमांसवाद ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ये यथार्थवाद सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 336 कह रहा है कि लैंडस्केप कलाकार के बारे में बताइए, तो ये है टर्नर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 337 कह रहा है यूरोपीय चित्रकला की किस एक प्रसिद्ध दृश्यकार का नाम बताइए, तो यही है जॉन कॉन्स्टेबल। अगर टर्नर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 338 कह रहा है भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए, तो जॉन कॉन्स्टेबल सही जवाब हो जाएगा। 339 नंबर कह रहा है कि कौन यूरोपीय कलाकार भूदृश्य चित्रकार था, तो कांस्टेबल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसने बना? तो टर्नर ने बनाया था चांदनी रात में समुद्री दृश्य। फ्रीज ऑफ द लाइफ सीरीज किसने चित्रित किया? तो एडवर्ड मुंक ने चित्रित किया है फ्रीज ऑफ द लाइफ सीरीज को। अगला प्रश्न 342 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है? तो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं टर्नर साहब, विलियम टर्नर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 343 कह रहा है मुझसे बेहतर अधिक सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं, बस नहीं ब्रश होना चाहिए। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है फ्रांसिस्को दी गोया का, फ्रांस स्पेन में जन्मे कलाकार। 344 नंबर प्रश्न कह रहा है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर किसने चित्रित किया? तो इसको चित्रित किया था फ्रांसिस्को दी गोया ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया कि इसको फ्रांसिस्को ने एचिंग माध्यम में चित्रित किया। आगे है यथार्थवाद से संबंधित। यथार्थवाद के बारे में मैंने बताया कि यथार्थवाद का अर्थ होता है कि जैसा है उसको उसी तरीके से चित्रित करना। देखिए यथार्थवाद की शुरुआत फ्रांस में 1840 के दशक में इसकी शुरुआत हो जाती है, 1840 के दशक में। और ये स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद को प्रतिस्थापित इसने किया, और यथार्थवाद ने वास्तविक और विशिष्ट समकालीन लोगों और स्थितियों को सच्चाई और सटीकता के साथ चित्रित करने की कोशिश की, और इसने जीवन के प्रिय अप्रिय या घिनौने किसी भी घटना को एज इट इज मतलब कि चित्रित करने से परहेज नहीं किया। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ गंदी है, घृणित है तो उसको चित्रित नहीं करेगा। जैसे पोटी है तो उसको भी इसने चित्रित किया, कोई नाक बहा है तो उसको भी चित्रित कर दिया गया, ठीक है। और यथार्थवाद जो है ये मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि दुनिया के आदर्श प्रतिनिधियों को समाहित करने के बजाय जो चीज़ें हैं जो आँख से जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही चित्रित कर देना। जैसे कि जब हम फोटो खींचते हैं तो जैसा रहता है उसी तरीके से चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अपने से अपने मन से कोई चीज़ें इंक्लूड कर दिया जाए, जो जैसी चीज़ सामने दिख रही है उसी तरीके से आ जाती है। तो यही सब बातें थी यथार्थवाद में। और यथार्थवाद
जो है ये यूरोप का 1840 के दशक का बहुत महत्वपूर्ण जो है कि अ, कला शैली थी। देखिए यहाँ पे यूरोप में जो भी वाद चल रहा है, जो विचारधाराएं चल रही हैं, उसमें एक ही चीज आती है, विषयों की विविधता। तो विषय में विविधता यहाँ पे आएगी, और क्या नाम है कि यथार्थवाद ऐसी चीज को चित्रित करने का एक विचारधारा थी। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न संबंधित है चित्रकला का कार्यकक्ष किस कलाकार का व्यंग्य चित्र है। देखिए यहाँ पे व्यंग्य चित्र का मतलब ये है कि ये क्यों कहा गया कि चित्रकार का कार्यकक्ष एक व्यंग्य चित्र है, क्योंकि जो इसके पहले चाहे वो रोमांसवाद थे या जो अन्य कलाकार थे, वो क्या करते थे, एक अपने स्टूडियो में बैठ के, कार्यकक्ष में बैठ के चित्र किया करते थे। यथार्थवाद और वारविजय शैली के जो कलाकार थे वो जाके घटना स्थल पे चित्रण किया करते थे, इसीलिए ये व्यंग्य किया करते थे। ये लोग तो पागल हैं जो कि स्टूडियो में बैठ के चित्रण किया करते हैं। हम लोग अच्छे हैं, हम लोग चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, जो कि मतलब वो घटना स्थल पे जाकर के चित्रण किया करते हैं। ये चित्र बनाया है चित्रकार का कार्यकक्ष कुर्बे ने। कुर्बे का पूरा नाम गुस्ताव कुर्बे, मुस्ताव कुर्बे, कुछ भी कह सकते हैं। कुर्बे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दो बातें कुर्बे के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। कुर्बे कुर्बे का जन्म 1819 ईस्वी में फ्रांस में इसका जन्म हुआ था, और 1877 ईस्वी में कहते हैं इसकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में हो गई थी। ये चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी था। चित्रकार और मूर्तिकार था इसके जो विशेषताएं हैं। इसके प्रमुख चित्रों में आ जाता है द स्टोन ब्रेकर। द स्टोन मतलब पत्थर तोड़ने वाले, ब्रेकर, द स्टोन ब्रेकर इसके प्रमुख चित्र हैं। इसके अलावा द द बरियल एट ऑनर्स, द बरियल एट ऑनर्स इसका प्रमुख चित्र है। इसके अलावा इसने चित्रित किया द पेंटर्स स्टूडियो, एक मिनट, हाँ, द पेंटर्स स्टूडियो, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, चित्रकारों का कार्यकक्ष, व्यंग्य चित्र था जो। और इसके अलावा लो ओरिजिन डू मोरे, लो ओरिजिन डू मोरे, ये इसका प्रमुख चित्र है। कुर्बे कहा करता था कि चित्रकला यथार्थपरक होनी चाहिए और जिसका सीधा जुड़ाव वास्तविक पदार्थ से होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि कुर्बे जो है ये यथार्थवाद का सबसे प्रमुख कलाकार हुआ करता था। ये कुर्बे जो है ये इतना यथार्थवादी था कि ये ईश्वर को भी नकारता था और कहा करता था कि मुझे देवताओं दिखाओ, देवता देवियों को दिखाओ, मैं उनका भी चित्र खींचूंगा। ये इसका प्रमुख स्टेटमेंट रहा है। और इसने रोमांसवाद के ऊपर एक स्टेटमेंट ये दिया, बहुत व्यंग किया करता था रोमांसवाद पे। और रोमांसवाद पे इसने एक व्यंग ये भी किया, जैसे कि उसने एक व्यंग किया था क्या नाम है कि द पेंटर्स स्टूडियो, एक व्यंग्य चित्र था उसका। एक व्यंग्य स्टेटमेंट ये था कि ओरना के दफन के साथ ही, ओरना के दफन संस्कार के साथ ही रोमांसवाद को दफना दिया गया है। और इसने जो और कुछ प्रमुख चित्र बनाए, जैसे अन्य प्रमुख चित्रों में हम लोग कह सकते हैं, अन्य प्रमुख चित्रों में कह सकते हैं सेन नदी के किनारे युवतियां, सेन नदी के किनारे युवतियां, के किनारे युवतियां। इसके अलावा इन्हें इसने बनाया था संगत रास, संगत रास होगा, संगत रास इसने बनाया। गेहूं छानने वाली, गेहूं छानने वाली, दोपहर का आराम,
ये इसके कुछ प्रमुख चित्र रहे हैं। और इसके स्टेटमेंट के बारे में ध्यान रखिएगा, 2 स्टेटमेंट इसने कहा, मुझे देवी देवताओं को दिखाओ, मैं उनके भी चित्र खींचूंगा। और इसने कहा कि ओरना के दफन संस्कार के बाद रोमांसवाद को दफन कर दिया गया। कुर्बे के बारे में इतना ही था और कुछ नहीं पूछेगा कुर्बे से। 246 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुर्बे ने कहा कि चित्रकला यथार्थपरक होनी चाहिए जिसका सीधा जुड़ाव वास्तविक पदार्थ से होता है। कथन एकदम सही है। कह रहा है कि ये परंपरागत ऐतिहासिक मिथकीय और धार्मिक दृष्टि से अंकन के विरुद्ध थे। कथन सही है। अतएव वे यथार्थवादी थे। दोनों कथन सही है, 1 और 2। इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों कथन सत्य कह रहा है। हम लोग 47 नंबर प्रश्न पे चलेंगे और कह रहा है शैलियों की लड़ाई किसने चित्रित किया? तो ओनेर दोमेई ने इसको चित्रित किया था। ओनेर दोमेई का जन्म 1808 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और ये चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था और प्रिंट मेकर भी था। चित्रकार, मूर्तिकार और प्रिंट मेकर था। इसने न्यायालय और रेल का डिब्बा, रंगमंच का दृश्य, दान क्विज कोड की कहानी का चित्रण किया। शैलियों की लड़ाई इसके प्रमुख चित्र हैं। 2 वकील को इसने चित्रित किया था। रंगमंच का दृश्य को चित्रित किया। तृतीय श्रेणी का डिब्बा इसने चित्रित किया और डान क्विक चोट की कहानी इसने चित्रित की। इत्यादि इसकी कुछ प्रमुख चित्रकलाएं थी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनीर दुमी। 348 कह रहा है यथार्थवाद के यूरोपीय चित्र दर्शाते हैं कि इस चरण के सभी चित्रकार समाजवादी विचारधारा से अति प्रभावित थे। कथन एकदम सही है। तर्क कह रहा है क्योंकि कलाकारों ने उभरते आधुनिक युग के समाज में व्याप्त असमानता और आंतरिक संघर्ष का अनुभव किया। अगर अनुभव न किया होता तो ऐसा काम न करते। इसलिए दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। 348 प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।